यार सबसे पहले तो सॉरी बोलना चाहूंगा यार कि इतने लंबे टाइम से मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाली। लाइफ में काफी सारे चेंजेस आ रहे हैं, काफी ज्यादा बिजी था, इस वजह से मैं वीडियो को नहीं डाल पाया। पर आज से कंटिन्यूअसली मैं वीडियोस को अपलोड करता रहूंगा, तो प्लीज यार अपना सपोर्ट बनाए रखिए। आपने मुझे काफी ज्यादा सपोर्ट किया है, प्लीज ऐसा ही सपोर्ट आगे भी बनाए रखिए प्लीज। थैंक यू। वेलकम बैक गाइस। आज हम क्लास 12th बायोलॉजी के चैप्टर 5th का पार्ट 8 पढ़ेंगे। अब हमें क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। देखिए, क्रोमोसोम वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना है, क्रोमो और जोम्स। क्रोमो का मतलब होता है कलर्ड और जोम्स का मतलब होता है बॉडी। अब इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, हमारे पास एक सेल है, सेल में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है। अब जब भी हमें माइक्रोस्कोप में क्रोमोसोम को देखना होता है, उससे पहले हमें क्रोमोसोम को स्टेन करना पड़ता है, मतलब क्रोमोसोम को कुछ कलर देना पड़ता है, तभी वो हमें क्लियरली दिखेगा माइक्रोस्कोप में। अब जब हमने क्रोमोसोम को स्टेन दिया, मतलब कलर दिया, तो उस क्रोमोसोम ने उस कलर को ले लिया। ठीक है, अब हम माइक्रोस्कोप में जब क्रोमोसोम को देखेंगे तो क्रोमोसोम हमें कैसा दिखेगा? कलर्ड बॉडी की फॉर्म में। इसलिए क्रोमोसोम्स को क्या बोला जाता है? कलर्ड बॉडीज। ये तो हुआ फिजिकल अपीयरेंस। अब हम समझेंगे कि क्रोमोसोम किस चीज से मिलकर बना हुआ होता है। तो देखिए, जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसके अंदर मिलता है डीएनए और डीएनए के अंदर मिलते हैं जीन्स। ठीक है, तो ये याद रखना कि क्रोमोसोम के अंदर मिलते हैं डीएनए और डीएनए के अंदर मिलते हैं जीन्स। ठीक है, अब क्रोमोसोम की कुछ और बातें भी हम यहां पे समझेंगे। अब हमें देखना है कि हमारी बॉडी में किस सेल में कितने क्रोमोसोम्स मिलते हैं। अब देखिए, किसी सेल में कितने क्रोमोसोम्स मिलेंगे, उस बेसिस पे सेल्स दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं डिप्लॉइड सेल्स और एक होते हैं हैप्लॉइड सेल्स। जो डिप्लॉइड सेल्स होते हैं उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं 2n, मतलब 46, और जो हैप्लॉइड सेल्स होते हैं उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं n, मतलब 23। n का मतलब होता है 23। तो देखिए, जैसे यहां पे क्या है 2n, मतलब 2 इंटू n, तो 2 इंटू n, तो n की जगह पे क्या आ जाएगा? 23। तो 2 इंटू 23 कितना हो गया? 46। और यहां पे खाली n है, तो इसका मतलब 23 क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो ये तो बात हुई डिप्लॉइड और हैप्लॉइड की। अब डिप्लॉइड सेल्स क्या होते हैं? नॉर्मल बॉडी सेल्स। और हैप्लॉइड सेल्स क्या होते हैं? गैमेट्स। ठीक है, जैसे कि स्पर्म्स एंड ओवम। ठीक है, तो जो स्पर्म होगा या ओवम होगा उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे? 23। और ओवम में भी कितने होंगे? 23। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि ह्यूमंस में जो डिप्लॉइड सेल्स होते हैं उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 होते हैं, और जो ह्यूमंस में हैप्लॉइड सेल्स होते हैं उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 23 होते हैं। इनहेरिटेंस का मतलब तो आपको पता ही है। इनहेरिटेंस का मतलब होता है ऐसी प्रोसेस जिसकी मदद से कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होता है पेरेंट से प्रोजेनी में। तो यहां पे हमें क्या पढ़ना है कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब क्रोमोसोम्स कैसे इन्वॉल्व होते हैं इनहेरिटेंस में। चलो फिर शुरू करते हैं। मेंडल पब्लिश्ड हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स in 1865, but for several reasons it remained unrecognized till 1900। अब देखिए, मेंडल ने जो भी एक्सपेरिमेंट किए थे, उस एक्सपेरिमेंट से उसे जो भी रिजल्ट्स मिले थे या उसने जो भी लॉ दिए थे, जैसे लॉ ऑफ डोमिनेंस या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मतलब कहने की बात यह है कि मेंडल को अपने एक्सपेरिमेंट से जो कुछ भी पता चला था उसको उसने 1865 में पब्लिश कर दिया था। पर कई कारणों से 1900 तक उसका जो काम है वो अनरिकॉग्नाइज रहा। मतलब कई लोगों को ये पता ही नहीं था कि मेंडल ने क्या डिस्कवर किया था।
अब ऐसा क्यों हुआ कि मेंडल ने 1865 में तो अपने वर्क को पब्लिश कर दिया था, पर 1900 तक उसका जो वर्क है वो रिकॉग्नाइज नहीं हो पाया था। इसका क्या कारण है उसको देखते हैं। फर्स्टली, कम्युनिकेशन वॉज नॉट इजी एज इट इज नाउ इन दोज डेज एंड हिज वर्क कुड नॉट बी वाइडली पब्लिश्ड। अब देखिए, उस टाइम पे कम्युनिकेशन जो था वो इतना आसान नहीं था जैसा कि आज है। आज क्या, इंटरनेट है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, आप कुछ भी डालो वो वर्ल्ड वाइड लोगों तक पहुंच जाएगा। पर उस टाइम ऐसा नहीं था, ठीक है। इस वजह से जो मेंडल का वर्क था वो वाइडली पब्लिश्ड नहीं हो पाया था। सेकेंडली, हिज कंसेप्ट ऑफ जीन्स or factor in Mendel's world as stable and discrete units that control the expression of traits and of the pair of alleles which did not blend with each other was not accepted by his contemporaries as an explanation for the apparently continuous variation seen in nature। अब इस पूरे पैराग्राफ का क्या मतलब है उसको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मेंडल ने क्या बोला, जो जीन्स होती हैं, जो जीन्स होती हैं वो कैसी होती हैं, स्टेबल होती है। अब इसका क्या मतलब है, देखिए जैसे हम छोटे हैं, अभी हम बच्चे हैं, ठीक है, धीरे धीरे हमारी एज बढ़ेगी, तो एज बढ़ने के साथ साथ ऐसा कभी नहीं होता है कि हमारी जीन्स में भी कुछ चेंज आने लग जाए। इसका मतलब जीन्स में चेंज नहीं आता है, इसका मतलब जीन्स क्या है, स्टेबल है। तो ये किसने बोला था, मेंडल ने। इसके अलावा मेंडल ने क्या बोला, जो जीन्स होती है वो डिस्क्रीट यूनिट्स होती है। अब डिस्क्रीट यूनिट्स क्या होती है, डिस्क्रीट यूनिट्स का मतलब होता है सेपरेट पार्ट ऑफ समथिंग लार्ज, मतलब कुछ बहुत बड़ा है उसका एक छोटा सा सेपरेट पार्ट, उसे बोला जाता है डिस्क्रीट यूनिट। जैसे एक बहुत बड़ा घर है, उसमें एक छोटा सा कमरा है, तो उसे क्या बोलेंगे, डिस्क्रीट यूनिट्स। अब यहां पे मेंडल ने जीन्स को डिस्क्रीट यूनिट क्यों बोला, देखिए यहां पे बड़ा स्ट्रक्चर क्या है, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के अंदर होते हैं डीएनए और डीएनए के अंदर होते हैं जीन्स। तो मेंडल ने जीन्स को डिस्क्रीट यूनिट इसलिए बोला क्योंकि जो जीन्स हैं वो सेपरेट छोटे छोटे से पार्ट हैं किसी बड़े स्ट्रक्चर के, और वो बड़ा स्ट्रक्चर क्या है, क्रोमोसोम्स। तो मेंडल ने बोला जो जीन्स होती हैं वो स्टेबल और डिस्क्रीट यूनिट्स होती हैं जो किसी भी ट्रेट और कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्रेस करती हैं। मतलब हमारी बॉडी की स्किन का कलर कुछ भी है वो किसकी वजह से, जीन्स की वजह से। तो कोई भी ट्रेड हो या कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स हो उसे कौन एक्सप्रेस करता है, जीन्स। उसके बाद मेंडल ने बोला जो पेयर ऑफ अलील्स होती हैं वो कभी भी ब्लेंड नहीं होती हैं आपस में। मतलब जैसे कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, तो ये क्या है, एलिलिक पेयर है, तो ये कभी भी आपस में ब्लेंड नहीं होंगे, कभी भी आपस में मिक्स नहीं होंगे। तो यहां पे कॉन्टेम्पररीज का मतलब होता है ऐसे लोग जो उसी फील्ड में काम कर रहे थे जिस फील्ड में मेंडल काम कर रहे थे, ठीक है। तो जब मेंडल ने ये सारी चीजें बताई तो जो कॉन्टेम्पररीज थे, मतलब वो लोग जो उसी फील्ड में काम कर रहे थे, उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। अब क्यों एक्सेप्ट नहीं किया, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने बोला कि मेंडल ने तो बोला था कि जीन्स कैसी होती हैं, स्टेबल होती हैं और डिस्क्रीट यूनिट्स होती हैं, साथ ही जो पेयर ऑफ अलील्स होती हैं वो कभी ब्लेंड नहीं होती है। पर हम यहां पे क्या देखते हैं, नेचर में कंटिन्यूअस वेरिएशंस आती रहती हैं, इसलिए बाकी लोगों ने मेंडल की इस कंसेप्ट को नहीं माना, क्योंकि उन्होंने बोला कि जो जीन्स होती हैं अगर वो स्टेबल हैं या जो एलिलिक पेयर हैं अगर वो आपस में नहीं मिलते हैं तो वेरिएशंस क्यों आ रहे हैं। तो इसीलिए इन लोगों ने मेंडल के कंसेप्ट को नहीं माना। थर्डली, मेंडल्स अप्रोच ऑफ यूजिंग मैथमेटिक्स टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल फिनोमिना was totally new and unacceptable to many of the biologists of his time।
तो देखिए उस टाइम पे मेंडल ने सबसे पहले बायोलॉजिकल फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए मैथमेटिक्स का यूज किया था। हमने पढ़ा था ना मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, तो उसमें उसने रेशो निकाला था ना, तो वहां पे मैथमेटिक्स का यूज किया गया था। अब उस टाइम के जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि मैथमेटिक्स की मदद से कैसे हम बायोलॉजिकल फिनोमेना को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसलिए उस टाइम के जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। फाइनली दो मेंडल्स वर्क सजेस्टेड दैट factored genes were discrete units, he could not provide any physical proof for the existence of factors or say what they were made of। तो देखिए उस टाइम पे मेंडल ने क्या बोला था कि जो जीन्स होती हैं वो डिस्क्रीट यूनिट्स होती है, पर मेंडल को ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि जो जीन्स होती है ये बॉडी में या सेल में कहां पर होती है। उसका कोई फिजिकल प्रूफ उसने नहीं दिया था। साथ ही उसने यह भी नहीं बताया था कि जो जीन्स होती हैं वो किस चीज की बनी हुई होती है। तो इसलिए भी लोगों ने मेंडल के वर्क को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी। तो ये कुछ पॉइंट हमने पढ़े जिसकी वजह से जो मेंडल का वर्क है वो ज्यादातर लोगों तक नहीं पहुंच पाया। तो पहला पॉइंट क्या था? कम्युनिकेशन का। मतलब उस टाइम पे जो कम्युनिकेशन था वो इतना आसान नहीं था, इसलिए जो मेंडल का वर्क था वो काफी सारे लोगों तक नहीं पहुंच पाया। दूसरा पॉइंट क्या था? उसने बोला था जो जीन्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं और डिस्क्रीट यूनिट्स होती हैं। साथ ही मेंडल ने क्या बोला था? जो एलिलिक पेयर्स होती हैं उनमें ब्लेंडिंग नहीं होती है। पर उस टाइम के लोगों ने क्या बोला कि नेचर में तो कंटिन्यूअस वेरिएशन होती रहती है, तो वो वेरिएशंस क्यों हो रही हैं? ठीक है, तो इसीलिए जो मेंडल का ये वर्क था इसको ज्यादातर लोगों ने नहीं माना। और तीसरा पॉइंट क्या था कि बायोलॉजी में मैथमेटिक्स का यूज कर दिया। तो उस टाइम के जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने इसको नहीं माना। और चौथा पॉइंट यह था कि मेंडल ने यह नहीं बताया था कि जो जीन्स होती हैं वो हमारी बॉडी में कहां पे मिलती है, साथ ही जो जीन्स होती हैं ये किस चीज की बनी हुई होती हैं। ठीक है, तो ये जो 4 पॉइंट हैं, इन 4 पॉइंट की वजह से ही जो मेंडल का वर्क है वो उस टाइम ज्यादातर लोगों तक नहीं पहुंच पाया था। इन 1900 3 साइंटिस्ट डीवेरिस, कॉरेंस एंड वॉन टेशरमैक independently rediscovered Mendel's results on the inheritance of characters। अब देखिए 1900 में 3 साइंटिस्ट आए थे, एक ये और एक ये। इन्होंने क्या किया? इंडिपेंडेंटली मेंडल के जो रिजल्ट्स हैं उसको रीडिस्कवर किया था। मतलब जब मेंडल ने अपने टाइम पे एक्सपेरिमेंट करे थे और उसको जो रिजल्ट मिले थे वही रिजल्ट्स 1900 में इन साइंटिस्ट को मिले थे। तो इससे क्या प्रूफ होता है? इससे यह प्रूफ होता है कि मेंडल ने उस टाइम पे जो एक्सपेरिमेंट करे थे वो सारे के सारे सही थे, क्योंकि 1900 में मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट्स के जो रिजल्ट थे वही रिजल्ट्स इन साइंटिस्ट को भी मिले। ऑल्सो बाय दिस टाइम ड्यू टू एडवांसमेंट इन माइक्रोस्कोपी दैट वी टेकिंग प्लेस, साइंटिस्ट वर एबल टू केयरफुली ऑब्जर्व सेल डिवीजन। तो देखिए 1900 के टाइम पे जो माइक्रोस्कोपी की टेक्नोलॉजी थी वो काफी ज्यादा एडवांस हो चुकी थी। तो इस वजह से जो साइंटिस्ट थे वो केयरफुली सेल डिवीजन को ऑब्जर्व कर सकते थे। सेल डिवीजन क्या होता है? एक सेल से 2 सेल का बनना, फिर 2 सेल से 4 सेल का बनना। ठीक है, दिस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस that appears to double and divide just before each cell division। अब देखिए हमने क्या पढ़ा? 1900 में जो माइक्रोस्कोपी की टेक्नोलॉजी थी वो काफी ज्यादा एडवांस हो चुकी थी। तो साइंटिस्ट जो हैं वो सेल डिवीजन को आसानी से क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से
एक स्ट्रक्चर की डिस्कवरी हुई, और वो स्ट्रक्चर कहां मिल रहा था? न्यूक्लियस में। ठीक है, और याद करने वाली बात क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियस में मिला था, ये तभी दिखता है जब सेल डिवाइड होने वाला होता है, और सेल डिवाइड होने से पहले ये स्ट्रक्चर डबल हो जाता है और फिर डिवाइड हो जाता है। अब देखिए, इसको समझते हैं। ये एक सेल है, इसमें न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस में स्ट्रक्चर है जिसकी बात हो रही है। अब मान लीजिए सेल डिवाइड होने वाला है, तो होगा क्या? इस स्ट्रक्चर की एक और कॉपी बन जाएगी, मतलब ये स्ट्रक्चर डबल हो जाएगा। तो यहां पे हमने पढ़ा ना, ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? डबल। और ये डबल कब होगा? सेल डिवीजन से पहले। ठीक है, तो यहां पे स्ट्रक्चर है, इसकी एक और कॉपी बन जाएगी, तो हो गया है डबल। अब इसके बाद क्या होगा? सेल डिवाइड हो जाएंगे, तो एक स्ट्रक्चर तो यहां पे आ जाएगा इस सेल में, और एक स्ट्रक्चर यहां पे आ जाएगा इस सेल में। तो यहां पे क्या हुआ? एक स्ट्रक्चर की डिस्कवरी हुई जो कहां मिल रहा था? न्यूक्लियस के अंदर। और वो जो स्ट्रक्चर है वो सेल डिवीजन से पहले डबल हो जाता है और फिर डिवाइड हो जाता है। तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोला गया? क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि सेल डिवीजन से पहले न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपेयर होते हैं। मतलब अगर हमें क्लियरली क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर को स्टडी करना है तो हमें सेल को कब देखना पड़ेगा? जस्ट बिफोर सेल डिवीजन। मतलब जब सेल डिवाइड होने वाला होगा उससे पहले अगर हम सेल के न्यूक्लियस में देखें तो हमें क्रोमोसोम दिखेगा। और इस स्ट्रक्चर को क्रोमोसोम्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कलर्ड बॉडीज होती हैं। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हमें इस स्ट्रक्चर को मतलब क्रोमोसोम को देखना होता है तो हमें इसको स्टेन करना पड़ता है, मतलब इसको कलर देना पड़ता है। तो जब हम माइक्रोस्कोप में इस स्ट्रक्चर को देखते हैं तो ये हमें कैसे दिखता है? कलर्ड। इसलिए क्रोमोसोम्स को क्या बोला जाता है? कलर्ड बॉडीज। बाय 1902 द क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग मियोसिस हैड बीन वर्किंग आउट। अब देखिए 1902 में मियोसिस एक सेल डिवीजन होता है, उस सेल डिवीजन में क्रोमोसोम्स के मूवमेंट की स्टडी करी गई। अब यहां पे देख लेते हैं। देखिए, सेल डिवीजन दो टाइप के होते हैं, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। ठीक है, माइटोसिस क्या होता है? जैसे कि सेल है, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं? 46। अब इससे दो सेल बनेंगे, मतलब सेल डिवीजन होगा, तो इसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 होंगे और इसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 होंगे। मतलब यहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहे आफ्टर सेल डिवीजन। और एक होता है मियोसिस, जैसे कि सेल है, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है 46। अब इससे दो सेल बने। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाएंगे 23 और इसमें कितने हो जाएंगे? 23। तो यहां पे क्या हुआ? क्रोमोसोम का जो नंबर है वो हाफ हो गया। ठीक है, तो ऐसा सेल डिवीजन जिसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है उसे बोला जाता है मियोसिस, और ऐसा सेल डिवीजन जिसमें क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है उसे बोला जाता है माइटोसिस। तो यहां पे 1902 में मियोसिस में क्रोमोसोम के मूवमेंट को स्टडी करा गया। वॉल्टर सुटॉन एंड डियोडोर बोवेरी noted that the behavior of chromosomes was parallel to the behavior of genes। अब देखिए यहां पे दो साइंटिस्ट आए, वॉल्टर सुटॉन एंड थियोडोर बोवेरी। इन्होंने देखा कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनका जो बिहेवियर होता है, मतलब उनका जो मूवमेंट होता है वो सेम किसकी तरह होता है? जीन्स की तरह। एंड यूज्ड क्रोमोसोम मूवमेंट टू एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ। तो फिर इन साइंटिस्ट ने क्रोमोसोम मूवमेंट की हेल्प से मेंडल्स के लॉ को एक्सप्लेन किया। ठीक है, यहां पे समझने वाली बात क्या है कि जो क्रोमोसोम्स का बिहेवियर होता है, मतलब क्रोमोसोम्स का जो मूवमेंट होता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, वो सेम होता है किसकी तरह? जीन्स की तरह।
तो इन साइंटिस्ट ने क्या किया, क्रोमोसोम मूवमेंट की मदद से मेंडल्स के लॉ को एक्सप्लेन किया। हम यहां पे टेबल 5.3 में एक बार देख लेते हैं। देखिए यहां पे कंपैरिजन बताया गया है बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड जीन्स के बीच में। ठीक है, तो देखो यहां पे क्या है, जो क्रोमोसोम्स हैं वो भी पेयर में मिलते हैं और जो जीन्स होते हैं वो भी पेयर में मिलते हैं। और गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे ये जो पेयर्स हैं ये सेपरेट हो जाते हैं और हर एक क्रोमोसोम एक गैमेट के अंदर जाता है। इसको समझते हैं। देखिए ये यहां पे क्या है, क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये पेयर में एक क्रोमोसोम ये हो गया और एक क्रोमोसोम ये हो गया, तो ये किस में रहते हैं, पेयर में। अब यहां पे क्या होगा, गैमेट फॉर्मेशन। तो मान लीजिए जैसे यहां पे दो गैमेट्स बने, तो होगा क्या, ये वाला जो क्रोमोसोम है वो इसमें चले जाएगा और ये वाला क्रोमोसोम जो है वो इसमें चले जाएगा। मतलब जो पेयर है क्रोमोसोम्स का, उसमें से एक क्रोमोसोम एक गैमेट के अंदर चले जाएगा और दूसरा क्रोमोसोम दूसरे गैमेट के अंदर चले जाएगा। मतलब पेयर सेपरेट हो जाएगा। सेम इसी तरीके से जो जीन्स होते हैं वो भी सेपरेट हो जाते हैं। अब जीन्स भी किसमें मिलते हैं, पेयर्स में मिलते हैं, पर गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे ये जो पेयर है ये सेपरेट हो जाता है और एक जीन एक गैमेट के अंदर जाती है और दूसरी जीन दूसरे गैमेट के अंदर जाती है। अब ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, तब हमें क्लियर होगा। रिकॉल दैट यू हैव स्टडीड द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग माइटोसिस, इक्वेशनल डिवीजन एंड ड्यूरिंग मियोसिस, रिडक्शनल डिवीजन। तो वो क्या कह रहा है कि अब याद करिए क्रोमोसोम के बिहेवियर को ड्यूरिंग माइटोसिस। माइटोसिस को और क्या बोला जाता है, इक्वेशनल डिवीजन, और ड्यूरिंग मियोसिस जिसको बोला जाता है रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, तो लाइन में वो क्या कह रहा है, लाइन में वो कह रहा है कि माइटोसिस और मियोसिस में जो क्रोमोसोम्स का बिहेवियर होता है, मतलब क्रोमोसोम्स का जो मूवमेंट होता है, उसको एक बार आप रिकॉल करिए, क्योंकि इसको आपने 11th क्लास में पढ़ लिया था, ऐसा वो समझते हैं। अब यहां पे एक बार आपको बता देता हूं कि माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोला जाता है। इक्वेशनल मतलब इक्वल। ठीक है, अब यहां पे देखिए सबसे पहले नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 46, और डिवीजन के बाद भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं, 46। मतलब क्रोमोसोम का नंबर क्या है, इक्वल, इसलिए माइटोसिस को बोला जाता है इक्वेशनल डिवीजन। अब मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन क्यों बोलते हैं, रिडक्शन का मतलब होता है कमी आना। तो यहां पे मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पहले कितने हैं, 46, डिवीजन के बाद कितने हो गए, 23, मतलब रिड्यूस हो गए, तो इस डिवीजन को क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। द इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर आर दैट क्रोमोसोम्स एज वेल एज जीन्स अकर इन पेयर्स। तो यहां पे इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है वो क्या है कि चाहे क्रोमोसोम्स हो या चाहे जीन्स हो, वो हमेशा पेयर्स में होते हैं। द टू अलील्स ऑफ ए जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन होमोलोगस साइट्स ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, एक ये क्रोमोसोम है, एक ये क्रोमोसोम है, ये किस में है, पेयर में, तो इन्हें बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। और ये साइट और ये साइट ये क्या होती है, होमोलोगस साइट्स। तो उसने क्या बोला, जीन्स जो होते हैं वो पेयर में होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब एक जीन यहां पे मिलेगी तो दूसरी जीन यहां पे मिलेगी, वो किस में होंगी, पेयर में। अब फिगर 5.8 में क्या बताया गया है, मियोसिस एंड जर्म सेल फॉर्मेशन इन अ सेल विथ 4 क्रोमोसोम्स। मियोसिस क्या होता है ये मैंने आपको पहले बता दिया था। जर्म सेल्स क्या होते हैं, गैमेट्स, जैसे कि स्पर्म्स एंड ओवम्स। ठीक है, स्पर्म और ओवम कैसे होते हैं, हैप्लॉइड नेचर के, मतलब इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, हाफ। ठीक है, देखिए जैसे टेस्टिस में एक सेल है, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे, 46।
अब इसमें क्या हुआ, मियोसिस मतलब रिडक्शनल डिवीजन। तो इससे एक स्पर्म ये बना और एक स्पर्म ये बना, ऐसे ही मान के चल रहे हैं हम, ठीक है। तो यहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे, 23, और यहां पे भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे, 23। तो ये सेल्स कैसे हो गए, हैप्लॉइड, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या है, हाफ है। और ये कैसा हो गया, डिप्लॉइड। ठीक है, तो याद आपको ये रखना है कि मियोसिस की मदद से ही गैमेट्स बनते हैं, मतलब जर्म सेल बनते हैं। अब देखिए, मियोसिस एक सेल डिवीजन है, तो इसमें कई सारी स्टेजेस आती हैं। जैसे यहां पे क्या है, एक G1 फेज, फिर इसके बाद क्या आता है, S फेज, फिर क्या आता है, G2 फेज, उसके बाद आता है मियोसिस 1 का एना फेज। ये सारी क्या है, स्टेजेस हैं मियोसिस की। उसके बाद आता है मियोसिस सेकेंड का एना फेज, और उसके बाद जाके जर्म सेल्स बनते हैं, मतलब गैमेट्स बनते हैं। तो इस फिगर में हमें क्रोमोसोम के मूवमेंट को देखना है ड्यूरिंग मियोसिस। देखिए यहां पे क्या लिखा है, जर्म सेल फॉर्मेशन इन अ सेल विद 4 क्रोमोसोम्स। मतलब एक सेल है जिसमें 4 क्रोमोसोम्स हैं, उसमें मियोसिस होगा जिससे जर्म सेल्स बनेंगे। ठीक है, तो ये एक सेल है जिसमें कितने क्रोमोसोम्स हैं, 4, 1, 2, 3 और 4। अब इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा, और मियोसिस से क्या बनेगा, जर्म सेल। तो ये स्टेजेस हमें पढ़नी है। इसी में हमें पढ़ना है कि क्रोमोसोम्स कैसे मूव करते हैं। तो देखो, सबसे पहले है G1 फेज, उसके बाद आता है S फेज। अब S फेज में क्या होता है, क्रोमोसोम का जो नंबर है वो डबल हो जाता है, मतलब हर क्रोमोसोम की कॉपी बन जाती है। तो यहां पे क्या हुआ, एक ये क्रोमोसोम है पीले कलर का, तो इसकी कितनी कॉपी बन गई, 2। ऐसे ही क्या है, लाल कलर का है एक क्रोमोसोम, तो इसकी कितनी कॉपी बन गई, 2। इसी तरीके से इसकी भी 2 कॉपी बन गई, और इसकी भी 2 कॉपी बन गई। ये किस फेज में होता है, एस फेज में। याद रखना, ये क्वेश्चन आता है नीट में कि कौन सा ऐसा फेज है जिसमें क्रोमोसोम या डीएनए का, स्पेसिफिकली क्या आता है कि डीएनए का डिवीजन कौन से फेज में होता है। तो आपको याद रखना है एस फेज में। इसके बाद आता है G2 फेज। ठीक है, अब इसके बाद क्या आया, मियोसिस 1। मियोसिस 1 में क्या है, एना फेज, और इसमें क्या बना, बाईवेलेंट। अब इसको समझना है। देखिए, बाईवेलेंट क्रोमोसोम्स का क्या मतलब होता है, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, 2 पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब होमोलोगस क्रोमोसोम्स कौन से होते हैं, एक ये क्रोमोसोम हो गया, एक ये क्रोमोसोम हो गया, ये पेयर में है तो इसे क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। इसी तरीके से यहां पे एक क्रोमोसोम ये है, एक क्रोमोसोम ये है, ये पेयर में है तो इसे भी क्या बोलेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो एक होमोलोगस क्रोमोसोम ये हो गया और दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम ये हो गया। अब ये 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स जब पेयर में आ जाते हैं तो इन्हीं को बोला जाता है बाईवेलेंट। तो देखिए, जैसे यहां पे क्या है, एक ये होमोलोगस क्रोमोसोम है और एक ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये आपस में जुड़ गए तो इसे क्या बोलेंगे, बाईवेलेंट। इसी तरीके से यहां पे एक ये छोटा होमोलोगस क्रोमोसोम है और एक ये दूसरा छोटा होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये भी पेयर में आ जाएंगे तो ये क्या बनाएंगे, बाईवेलेंट। तो इसी को बोला जाता है बाईवेलेंट। ठीक है, अब आता है मियोसिस सेकेंड का एना फेज। आप देखिए, यहां पे एक सेल से 2 सेल बन गए। अब जब यहां पे 2 सेल बनेंगे तो ये जो बाईवेलेंट बना है ये भी सेपरेट हो जाएगा, क्योंकि कुछ क्रोमोसोम्स को एक सेल में जाना है और कुछ क्रोमोसोम्स को दूसरे सेल में जाना है। तो उसके लिए इन क्रोमोसोम्स को सेपरेट होना पड़ेगा। तो देखिए, ये जो है क्रोमोसोम्स ये तो यहां चले गए और ये क्रोमोसोम्स जो है ये यहां चले गए। अब इसके बाद इस सेल से 2 सेल बने और इस सेल से भी 2 सेल बने। अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं इन्हें भी क्या होना पड़ेगा, सेपरेट होना पड़ेगा, क्योंकि इनको भी
अलग अलग सेल में जाना है। ठीक है, तो यहां पे देखिए, ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये यहां चले गए और ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये यहां चले गए, मतलब यहां पे भी क्रोमोसोम्स सेपरेट हो गए। यहां पे हम क्रोमोसोम के मूवमेंट को पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। मियोसिस सेल डिवीजन में हम क्रोमोसोम के मूवमेंट को पढ़ रहे हैं। इसी तरीके से ये जो सेल है इसमें ये जो क्रोमोसोम्स है ये यहां चले जाएंगे और ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये यहां चले जाएंगे, मतलब यहां पे क्रोमोसोम्स का सेग्रीगेशन हो रहा है, मतलब सेपरेशन हो रहा है। तो इस तरीके से यहां पे 4 जर्म सेल्स बन जाएंगे, मतलब गैमेट्स बन जाएंगे। तो देखो यहां पे शुरुआत में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं, 4 हैं, पर मियोसिस होने के बाद जो जर्म सेल्स बने उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हो गए, 2। हर किसी में कितने हैं, 2। इसमें भी कितने हैं, 2। इसमें भी कितने, 2। मतलब यहां पे क्या हुआ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में कमी आई। इसीलिए मियोसिस को बोला जाता है रिडक्शनल डिवीजन। ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ मियोसिस 1, the 2 chromosome pairs can align at the metaphase plate independently of each other. अब अगर हम फिगर 5.9 में देखें तो हम देखेंगे कि मियोसिस 1 के जो एनाफेज स्टेज है, कौन सी, ये वाली, इसमें क्या होता है, जो 2 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के वो अलाइन हो जाते हैं मेटाफेज प्लेट में। अब इसको समझते हैं, देखिए, अब देखिए ये एक न्यूक्लियस है। अब होता क्या है, मियोसिस 1 के एनाफेज में जो 2 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो बीच में आ जाते हैं, मतलब न्यूक्लियस के बीच में आ जाते हैं, यहां पे आ जाते हैं ऐसे करके। ठीक है, तो जब ये 2 क्रोमोसोम पेयर बीच में आ जाते हैं तो उसको बोला जाता है, इस पूरे को बोला जाता है मेटाफेज प्लेट। ठीक है, अब इसको थोड़ा और समझते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस, कंपेयर द क्रोमोसोम्स ऑफ 4 डिफरेंट कलर इन द लेफ्ट एंड राइट कॉलम। अब इस कंसेप्ट को हम आसानी से समझ सकें इसलिए क्रोमोसोम्स को 4 डिफरेंट कलर दे दिए। तो ये हो गया ऑरेंज कलर, ये हो गया ग्रीन कलर, ये हो गया येलो कलर और ये हो गया रेड कलर। ठीक है, इसी तरीके से यहां पे भी है। इन द लेफ्ट कॉलम पॉसिबिलिटी 1, ऑरेंज एंड ग्रीन इज सेग्रीगेटिंग टुगेदर। अब देखिए यहां पे शुरू में हमने पढ़ा था ना मेटाफेज प्लेट, तो जब मेटाफेज प्लेट बनती है उसके बाद क्या होता है, मियोसिस सेकेंड के एनाफेज में। ठीक है, मेटाफेज प्लेट कब बनती है, मियोसिस फर्स्ट के एनाफेज में, पर मियोसिस सेकेंड के एनाफेज में क्या होता है, ये जो मेटाफेज प्लेट रहती है ये सेपरेट हो जाती है, मतलब यहां पे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। अब ये क्रोमोसोम्स 2 पॉसिबिलिटीज से सेपरेट हो सकते हैं। ठीक है, इसको समझते हैं। देखिए अभी आपको शायद आ ना रहा हो समझ में, पर धीरे धीरे यहां पे समझ में आ जाएगा। तो देखिए पहली पॉसिबिलिटी क्या है, 1 लॉन्ग ऑरेंज एंड शॉर्ट ग्रीन क्रोमोसोम एंड लॉन्ग येलो एंड शॉर्ट रेड क्रोमोसोम एट द सेम पोल। अब उसने क्या बोला, यहां पे मियोसिस 1 के एनाफेज में जो मेटाफेज प्लेट बनी है वहां पे ये जो लॉन्ग ऑरेंज क्रोमोसोम है वो शॉर्ट ग्रीन क्रोमोसोम के साथ एक पोल में, मतलब सेम पोल में। तो ये एक पोल होता है और एक ये दूसरा पोल होता है सेल का। ठीक है, तो इस पोल में क्या है, जो लॉन्ग ऑरेंज क्रोमोसोम है वो किसके साथ है, शॉर्ट ग्रीन क्रोमोसोम के साथ। अब अगर हम दूसरे पोल की तरफ देखें तो वहां पे क्या है, लॉन्ग येलो जो क्रोमोसोम है वो किसके साथ है, शॉर्ट रेड क्रोमोसोम के साथ। अब यहां पे दूसरी पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी सेकंड। इसमें क्या है, 1 लॉन्ग ऑरेंज एंड शॉर्ट रेड क्रोमोसोम्स एंड लॉन्ग येलो एंड शॉर्ट ग्रीन क्रोमोसोम्स एट द सेम पोल। अब यहां पे क्या है,
जो लॉन्ग ऑरेंज क्रोमोसोम है वो किसके साथ है? शॉर्ट रेड क्रोमोसोम के साथ। यहां पे किसके साथ था? ग्रीन के साथ। पर यहां पे किसके साथ हो गया? रेड के साथ। ठीक है, इसी तरीके से यहां पे जो लॉन्ग येलो क्रोमोसोम है वो किसके साथ है? शॉर्ट ग्रीन क्रोमोसोम के साथ। तो यहां पे डिफरेंट पॉसिबिलिटी है और यहां पे डिफरेंट पॉसिबिलिटी है। अब देखिए, मियोसिस 1 कंप्लीट होने के बाद ये सेल डिवाइड करेगा और इससे 2 नए सेल बनेंगे। अब जब सेल डिवाइड होता है तो क्रोमोसोम्स भी डिवाइड होते हैं। तो यहां पे क्या होंगे? क्रोमोसोम्स डिवाइड होंगे और ये क्रोमोसोम्स डिवाइड होके कुछ इस सेल में चले गए और कुछ इस सेल में चले गए। तो देखिए, यहां पे समझने वाली बात क्या है? जो लॉन्ग ऑरेंज क्रोमोसोम है उसके साथ शॉर्ट ग्रीन क्रोमोसोम आ गया। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये क्या है? लॉन्ग ऑरेंज क्रोमोसोम और इसके साथ क्या आ गया? शॉर्ट ग्रीन क्रोमोसोम। इसी तरीके से यहां पे क्रोमोसोम सेपरेशन के बाद जो लॉन्ग येलो क्रोमोसोम है उसके साथ क्या आ गया? शॉर्ट रेड क्रोमोसोम। अब मियोसिस सेकेंड के बाद फिर से सेल डिवीजन होगा। तो इस सेल से 2 सेल बने, फिर इस सेल से भी 2 सेल बने और जो सेल्स बने उन्हें क्या बोलते हैं? जर्म सेल्स, मतलब गैमेट्स। अब यहां पे भी सेल डिवीजन हुआ है तो यहां पे भी क्रोमोसोम्स का सेपरेशन होगा। तो आप देखेंगे यहां पे ये वाला जो पेयर है ये यहां आ गया और ये वाला जो पेयर है क्रोमोसोम्स का वो यहां आ गया। इसी तरीके से ये वाला पेयर यहां आ गया और ये वाला पेयर यहां आ गया। अब इस पॉसिबिलिटी को देखते हैं। तो यहां पे भी वही होगा, मियोसिस 1 के बाद सेल डिवीजन होगा। तो ये जो सेल है ये 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा। अब हमें देखना है कि यहां पे और यहां पे क्या डिफरेंस है। देखो, यहां पे ऑरेंज के साथ ग्रीन है पर यहां पे क्या हो गया? ऑरेंज के साथ रेड है। इसी तरीके से यहां पे येलो के साथ रेड है पर यहां पे येलो के साथ ग्रीन आ गया। फिर वही ये सेल भी डिवाइड करेंगे, इनसे जर्म सेल बनेंगे, मतलब गैमेट्स बनेंगे। तो इनमें भी क्या होगा? ये वाला जो पेयर है यहां आ जाएगा, ये वाला पेयर यहां आ जाएगा, ये वाला पेयर यहां आ जाएगा और ये वाला पेयर यहां आ जाएगा। अब ये सब हमने क्यों पढ़ा इसको समझते हैं। देखिए यहां पे क्या लिखा है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। तो अगर आप याद करें, मेंडल ने एक लॉ दिया था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और मेंडल ने जब उस लॉ को दिया था तो उसने किसका एग्जाम्पल लिया था? जीन्स का। पर यहां पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को किसकी मदद से एक्सप्लेन किया? क्रोमोसोम्स की मदद से। देखिए यहां पे एक बार थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब क्या होता है। देखो, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है जो किसी पे डिपेंड नहीं होता है और असॉर्टमेंट का मतलब होता है सेपरेट होके डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बनाना। तो देखिए यहां पे ऑरेंज के साथ ग्रीन है और यहां पे ऑरेंज के साथ रेड है। तो समझने वाली बात यह है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ऑरेंज के साथ ग्रीन क्रोमोसोम रहे या ऑरेंज के साथ रेड क्रोमोसोम रहे। ये इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है और ये भी इंडिपेंडेंट है। मतलब वो किसी के भी साथ पेयर बना सकता है, किसी भी क्रोमोसोम के साथ कोई भी क्रोमोसोम पेयर बना सकता है। सेम यहां पे भी है, येलो के साथ रेड है यहां पे, पर यहां पे क्या हो गया? येलो के साथ ग्रीन आ गया। तो यहां पे भी ऐसा जरूरी नहीं है कि येलो के साथ हमेशा रेड क्रोमोसोम ही रहेगा और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि येलो के साथ हमेशा ग्रीन क्रोमोसोम ही रहेगा। वो इंडिपेंडेंट हैं, उनकी मर्जी, वो किसी के साथ भी जाएं। तो ये यहां पे एक्सप्लेन हो गया इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। अगर आपको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट थोड़ा सा और जानना है तो आई बटन में जाइए, वहां पे आपको वीडियो मिल जाएगा। Sutton and Boveri argued that the pairing and separation of a pair of chromosomes would lead to the segregation of a pair of factors they carried। अब हमने क्या पढ़ा था? जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो भी पेयर में होते हैं और जो जीन्स होते हैं वो भी पेयर्स में होते हैं। और जीन्स किसके अंदर होते हैं? क्रोमोसोम्स के
अंदर। तो सुटॉन और बोवेरी ने बोला कि जब क्रोमोसोम का जो पेयर होता है वो सेपरेट होता है या सेग्रीगेट होता है, तो उस टाइम पे जो पेयर ऑफ फैक्टर्स हैं या पेयर ऑफ जीन्स हैं वो भी सेग्रीगेट होते हैं। देखो ये है क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम में यहां पे क्या होंगे? जीन्स होंगे। एक जीन ये हो गया, एक जीन ये हो गया, इधर भी एक जीन ये हो गया, एक जीन ये हो गया, यहां हो गया, यहां हो गया, यहां हो गया, यहां हो गया। तो इन सबको क्या बोलते हैं? ये इसके साथ पेयर में, ये इसके साथ पेयर में, ये इसके साथ पेयर में, ये इसके साथ पेयर में। तो ये जीन सारे के सारे एक दूसरे के साथ पेयर में। अब होगा क्या? जब क्रोमोसोम्स का सेपरेशन होगा, यहां पे क्या हुआ? ये क्रोमोसोम अलग हो गया, ये क्रोमोसोम अलग हो गया। तो इससे क्या हुआ? इससे जो जीन्स के पेयर्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे, है ना। ये इधर चले गए कुछ जीन्स और ये जीन्स इधर चले गए, अलग अलग क्रोमोसोम में चले गए ना। तो इससे क्रोमोसोम के सेपरेशन से जीन्स या फैक्टर्स का भी सेपरेशन होता है। सुटॉन यूनाइटेड द नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन with Mendelian principle and called it the chromosomal theory of inheritance। अब देखिए सुटॉन ने जो क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन की नॉलेज है, मतलब क्रोमोसोम किस तरीके से सेपरेट करते हैं, जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा, उसको उसने मेंडेलियन प्रिंसिपल के साथ जोड़ दिया। मतलब मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उसके साथ उसने क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन की नॉलेज को जोड़ दिया और फिर उसने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को दिया। फॉलोइंग दिस सिंथेसिस ऑफ आइडियाज, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बाय थॉमस हंट मॉर्गन एंड हिज कलीग्स लेड टू डिस्कवरिंग द बेसिस फॉर द वेरिएशन दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड। अब देखिए शुरू में हमने पढ़ा था ना कि मेंडल ने क्या बोला था, जो जीन्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं और जो एलीलिक पेयर्स होते हैं वो ब्लेंड नहीं होते हैं। पर उस टाइम के जो बाकी साइंटिस्ट थे उन्होंने बोला वेरिएशन तो आती है। तो वेरिएशन क्यों आ रही है? तो देखिए वेरिएशन क्यों आती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से। जहां पे भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वहां पे वेरिएशन आएगी। जैसे ह्यूमंस हैं, ठीक है, ये एक फादर है, ये एक मदर है। अब इनके बीच में रिप्रोडक्शन हुआ, एक बच्चा हुआ। अब ये जो बच्चा है थोड़ा बहुत अपने पापा से मिल सकता है या थोड़ा बहुत अपनी मम्मी से मिल सकता है, पर ऐसा तो नहीं होता ना कि वो एग्जैक्टली अपने पापा से मिले या एग्जैक्टली अपनी मम्मी से मिले, थोड़ा बहुत मिलेगा। तो एग्जैक्टली नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब यहां पे क्या आई? वेरिएशन, कुछ चेंजेस आए। तो ह्यूमंस में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से वेरिएशंस आती हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से वेरिएशन क्यों आती है उसको भी यहां पे एक बार देख लेते हैं। देखो ये मेल है तो इससे क्या होगा? स्पर्म। ये फीमेल है तो इससे क्या होगा? ओवम। अब स्पर्म के अंदर मेल का डीएनए होगा और ओवम के अंदर फीमेल का डीएनए होगा। अब स्पर्म और ओवम मिलेंगे क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो उससे यहां पे जाइगोट बनेगा। अब जाइगोट में क्या होगा? आधा जो डीएनए है वो किसका होगा? मेल का, और आधा जो डीएनए है वो किसका होगा? फीमेल का। तो इस तरीके से यहां पे एक नया डीएनए बना ना, जिसमें आधा डीएनए मेल का है और आधा डीएनए फीमेल का है। तो जो बच्चे का डीएनए बना वो मेल और फीमेल के डीएनए के मिलने से बना। तो इसलिए यहां पे क्या हो गई? वेरिएशन। ठीक है, इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस आती हैं। अब देखिए मॉर्गन ने ये तो बता दिया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से वेरिएशन आती है, पर उसको प्रूव भी तो करना था ना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से वेरिएशन आती है। तो उसने किसका एग्जांपल लिया? ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर का। ये छोटी सी एक मक्खी होती है। मॉर्गन ने क्या किया? इसके बीच में रिप्रोडक्शन कराया, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराया। तो उससे जो बच्चे प्रोड्यूस हुए उसमें उसने देखा कि वेरिएशन आई। तो प्रूफ हो गया ना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से वेरिएशंस आती हैं। मॉर्गन वर्क विद द टाइनी फ्रूट फ्लाइज ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। तो अगर आप फिगर में देखें तो यहां पे दिखाया गया है ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर का, विच वर फाउंड वेरी सुटेबल फॉर सच स्टडीज। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशन आती हैं, उसको स्टडी करने के लिए मॉर्गन ने क्या लिया?
ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर को। अब मॉर्गन ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आती है उसको प्रूव करने के लिए ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर को ही क्यों लिया, किसी और को क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये सुटेबल होता है। ठीक है, ऐसी स्टडीज को प्रूव करने के लिए ये सुटेबल होता है। कौन? ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर। अब क्यों होता है सुटेबल उसको देखते हैं। दे कुड बी ग्रो ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन द लेबोरेटरी। अब जो ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर है उसको हम लेबोरेटरी में भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अबाउट 2 वीक्स। और जो ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर है वो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर देता है 2 वीक्स में। तो इससे क्या होगा? रिजल्ट्स जल्दी जल्दी आएंगे, मतलब एक्सपेरिमेंट को करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एंड ए सिंगल मेटिंग कुड प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी फ्लाइज। और ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर के साथ एक और एडवांटेज क्या था कि जो सिंगल मेटिंग होती है, मतलब मेल और फीमेल के बीच में जब सेक्स होगा तो उससे जो बच्चे बनेंगे वो बहुत सारे बनते हैं। ठीक है ना, तो उससे स्टडी करने में आसानी होगी और उसे डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस मिलेगी। ऑल्सो देयर वॉज ए क्लियर डिफरेंशिएशन ऑफ द सेक्सेस। द मेल एंड फीमेल फ्लाइज आर इजिली डिस्टिंग्विशेबल। अब देखिए जो ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर है उसमें जो मेल और फीमेल होते हैं उनको हम देख के ही पता लगा सकते हैं कि ये मेल है ये फीमेल है, मतलब बाहर से ही देख के पता लगा सकते हैं कि ये मेल है ये फीमेल है। जैसे ह्यूमंस में पता लगा लेते हैं कि भाई ये मेल है ये फीमेल है। ठीक है, तो अगर आप यहां पे देखिए जो मेल होता है वो कैसा होता है? छोटा, और जो फीमेल होती है वो कैसी होती है? बड़ी, है ना। तो हो गया डिफरेंस, आसानी से पता चल जाएगा ना कि ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर जो बड़ा है वो क्या होगा? फीमेल, और जो छोटा है वो क्या होगा? मेल। अब देखिए किसी ऑर्गेनिज्म में जैसे कि ह्यूमंस में अगर हम देख के ही पता लगा लेते हैं कि मेल कौन है और फीमेल कौन है तो इसको साइंटिफिक टर्म में बोला जाता है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। ठीक है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। इसका मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें बाहर से देख के ही हम पता लगा सकते हैं कि मेल कौन है और फीमेल कौन है, तो उस प्रॉपर्टी को बोला जाता है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। ऑल्सो इट हैज many types of hereditary variation that can be seen with low power microscope। अब देखिए ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर के बीच में जब हमने सेक्स कराया तो उससे क्या होंगे? बहुत सारे बच्चे प्रोड्यूस होंगे और उनमें बहुत सारे वेरिएशंस आएंगे। तो उन वेरिएशंस को हम आसानी से लो पावर माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट थे जिसकी वजह से मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया था। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है कि मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर को ही क्यों लिया अपनी स्टडी के लिए। ठीक है, ठीक है, रिकॉल कर लेते हैं यार, देखो याद रहेगा। पहला तो क्या है, इसको हम लेबोरेटरी में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। दूसरा क्या है, इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो बहुत छोटी होती है, तो रिजल्ट जल्दी जल्दी मिलेंगे। और सिंगल मेटिंग से बहुत सारे बच्चे बना देता है। ठीक, इसके अलावा क्या है कि इनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होता है। और ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर में जो हेरिडिटरी वेरिएशंस आते हैं उनको हम आसानी से लो पावर माइक्रोस्कोप की मदद से भी देख सकते हैं। बाय बाय।